तो आज तारीख है 28 फरवरी और आज हम लोग 26, 27 और 28 तीनों दिन का करंट कवर करेंगे। तो अगर और जो जो भी ऐसी न्यूज़ है जो जितनी भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आई है हमारी, इवन तो नॉलेज के लिए या एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सब। तो 26 तारीख के अगर हम लोग द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करते हैं तो एक तो न्यूज़ आई है जो कीव पे अटैक शुरू हो गए थे मिसाइल्स से। मतलब बेसिकली ये कि पब्लिक और सिटीजन्स पे इस पर डिटेल बात कर लेंगे थोड़ी। एक न्यूज़ आई है जो डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में आई है। एक एनएससी के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने घपला किया था, वो चेन्नई में अभी पकड़े गए, उनको लेके न्यूज़ है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कीव वाली न्यूज़ की तो सिटीजन्स और पब्लिक प्लेस पे भी काफ़ी मौतें हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं 26 तारीख की। तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो और सिटी भी डिफेंस मोड पे आ गई है, कीव तक पहुंच गई है यूएस। हम लोग बात करते हैं रशिया की सेना, मतलब रशिया के अगर मिलिट्री टैंक और इन सब सेनाओं की बात करें, जो थल सेना वगैरह बात की, तो वो लोग तो अभी वो रशिया की सेना जो है वो यूक्रेन के काफ़ी हद तक ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, साउदर्न पार्ट में काफ़ी हद तक घुस गई है। राजधानी के अंदर अभी नहीं घुसी है। काफ़ी जगह न्यूज़ गलत फैलाई जा रही है कि राजधानी के अंदर घुस गई। राजधानी के अंदर मिसाइल्स चल रही हैं, राजधानी के अंदर हेलीकॉप्टर्स वगैरह जा रहे हैं, लेकिन अभी सेना प्रॉपरली नहीं घुसी है और डिफेंसिव मोड में आ चुका है कि चल रहा है ये सब। वहाँ पे राष्ट्रपति भी वहीं पे रुके हुए हैं और बॉम्ब शेल्टर्स में लोगों को भगा दिया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर निकाल दिए गए हैं। 50,000 से ज़्यादा यूक्रेनियन हैं जो कुछ दिनों में यूक्रेन छोड़ के निकल गए हैं। साथ ही साथ में भारतीयों की बात करें तो जो 20,000 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 500 स्टूडेंट्स जो पोलैंड वगैरह पहुंच गए थे उनको वापस ले आया जा चुका है। बहुत से अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। और जो 1986 हम लोग जानते हैं जो चेरनोबिल में हादसा हुआ था, वो चेरनोबिल भी हाथ में आ गया है रशिया के। इवन दो चेरनोबिल में भी रेडिएशन बढ़ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ चेरनोबिल का जो प्लांट है उसको रेडिएशन कम रखने के लिए भी वहाँ पे एक शेल्टर बनाया गया था चेरनोबिल पे, पहली बात तो। और फिर उसकी भी देख रेख करते थे डिस्टिल्ड वाटर इन सब चीज़ों से, और जो कैथलिक रॉड्स होती हैं उनसे रेडिएशन कम किया जाता है। तो ये सब करने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, तो वो रेडिएशन बढ़ गया है, ऐसी बात है। और ईयू ने अभी रशिया एसेट्स वगैरह को फ्रीज कर दिया है। तो यही कुछ चीज़ें जो निकल के आया है। तो दैट्स ऑल। एक पेज नंबर 5 पे न्यूज़ आई है दयानंद सरस्वती के बारे में। तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की अभी जयंती थी। और हम लोग अगर बात करें, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर भी थे। दयानंद सरस्वती की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये हम लोग जानते हैं 1824 में एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। और 21 साल के जब ये हुए थे तभी इन्होंने घर छोड़ दिया था अपना। फिर 15 साल तक ये हर जगह घूमे, ऊपर पहाड़ों में भी गए, हिमालय वगैरह में भी, उत्तराखंड में काफ़ी समय रहे। फिर 2.5 साल ये मथुरा में रहे थे। एक स्वामी ही थे जिनका नाम था विजयानंद। तो वो, उनकी आंखें नहीं थी, वो ब्लाइंड पर्सन थे, लेकिन वो बहुत ही विख्यात उस समय के माने जाते हैं अगर स्वामियों की बात करें। तो विजयानंद के ये डिसाइपल बन के रहे थे। यहीं पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, हम देखते हैं कि जो ट्रू वैदिक कल्चर है उसको सीखा, उसको समझा। उन्होंने जाना कि जो वैदिक कल्चर था, जो वेद थे, उनमें जो ज्ञान है, उसके बाद में जितने भी वेदों के बाद जो चीज़ें आई हैं, हम लोग बात कर लें उपनिषदों की बात कर लें, और भी ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर लें, और भी चीज़ों की बात कर लें, वो सब बहुत ज़्यादा मेल फंक्शनड है काइंड ऑफ। उनका कहना, उनका ऐसा मानना था बेसिकली दयानंद सरस्वती का, कि जितना भी ट्रू वैदिक कल्चर है, ट्रू हिंदू कल्चर है, वो केवल वेदों में है। और इन्होंने वेद पुराण को सुना और यही सब किया। इसके बाद में 1857 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उस समय तात्कालिक हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया गया था। फिर इन्होंने 3 बहुत प्रमुख किताबें हैं जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, फिर वेद भाष्य जो कि संस्कृत में थी, तो ये 3 किताबें भी लिखी। इसके बाद में गो बैक टू वेदास वाला जो हम लोग देखते हैं कोट है, वह भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। फिर पुराण आदि जो चीज़ें हैं, पुराण आदि जो वैदिक डेवलपमेंट, हम लोग पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया दयानंद सरस्वती के बारे में के द्वारा। और बाद में हम लोग देखते हैं जो आइडल वर्शिप है, ये सब चीज़ें, जब भी हम आइडल वर्शिप की बात करते हैं और पुराणों की बात करते हैं, तो ये सब लोग पोस्ट वैदिक में आते हैं। तो पोस्ट वैदिक जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको क्रिटिसाइज किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और यह कर्मा में बिलीव करते थे। इनका यह कहना था कि वर्ग जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्णों को मानते थे। इन्होंने वर्णों को नकारा नहीं, बट इनका मानना यह था कि जो भी वर्ण है वो मेरिट के बेस पे एक्सेप्ट होते थे वैदिक कल्चर में, उसी बेस पे होने चाहिए, ना कि क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय और ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण बनेगा और शूद्र का लड़का शूद्र, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और इक्वल स्टेटस जो वुमेन की है उसको देने के में भी इन्होंने बहुत काम किया था। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफ़ी बातें की हैं। सती प्रथा जैसी प्रथाएं हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, इनको कंडेम नहीं किया है। साथ ही साथ में जो विधवा पुनर्विवाह है उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था। इन्होंने कहा था कि जो विधवाएं हैं उनके दोबारा विवाह हो जाना चाहिए। एनिमल सेक्रीफाइस जैसी चीज़ें हो गई, या हम लोग देखते हैं मैजिक जैसी चीज़ें, बहुत सारे लोग कर्मकांड के रूप नाम पे मैजिक चलाते हैं, सीधी सी बात है। तो उन सबको कंडेम भी इन्होंने किया। साथ साथ में वेदों को गलत तरीके से बताया जा रहा है, यह इन्होंने बताया। और हाँ, उस समय का केवल एक ही चीज़ है जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज की जाती है, जिसको कहा जाता है शुद्धि मूवमेंट। जैसे कि उस समय बहुत से लोग जो थे, हम लोग देखते हैं कैथलिक चर्च लोगों को क्रिश्चियन बना रही थी, तो इन्होंने भी शुद्धि मूवमेंट शुरू किया था जिससे लोग वापस हिंदू बने। तो उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा। बाद में हम देखते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा हो गए, एम जी रनाडे हो गए, सावरकर हो गए, लाला हरदयाल हो गए, भगत सिंह हो गए, बहुत सारे लोगों ने आर्य समाज को अपनाया भी था। और फिर ये अगर इनकी बात करें कि इनकी डेथ कैसे हुई थी, तो जो जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह, उन्होंने इन्हें बुलाया था। जब इन्होंने बुलाया तो वो हॉल में, हम देखते हैं राजा वगैरह डांस वांस करवाते हैं, तो एक नृत्यिका डांस कर रही थी। तो इन्होंने जाके कहा कि डांस वांस नहीं करवाना चाहिए, उसको तुम दूसरे मोड ऑफ पेमेंट दो, उसको दूसरा काम दो, लेकिन ये डांस वांस करवाना सही नहीं है। ये मतलब काइंड ऑफ ये वुमेन्स के बारे में ज़्यादा सोचते थे, दैट्स वाई ये राजा को तो जसवंत सिंह को समझ में आ गया, बट उस डांसर को बुरा लग गया। तो उस डांसर ने कुक को पैसे दे दिए थे इसके लिए कि इनके जो खाना है उसमें जहर मिला दिया जाए। तो उस कुक ने दयानंद सरस्वती के खाने में जहर मिला दिया था। इन्होंने वो खाना खा भी लिया। बाद में जब इनकी हालत बहुत बुरी हो गई, बहुत ही हालत खराब हो गई, मतलब मरने जैसी, तब उस कुक से भी रहा नहीं गया, तो उसने खुद जाके दयानंद सरस्वती को बता दिया था कि मेरी गलती जिस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर भी दयानंद सरस्वती ने उसे अपने पास से पैसे निकाल के दिए थे और कहा था कि तुम यहाँ से जोधपुर से चले जाओ, वरना किसी को पता पड़ जाएगा, वो हाल फिलहाल में तुम्हें मरवा देंगे इसी वजह से। लेकिन जशवंत सिंह को जब यह पता पड़ा कि ये मेरी वजह से, मतलब मैंने इन्हें बुलाया था और मेरी वजह से आज इनकी ऐसी हालत है, तो फिर उन्होंने माउंट आबू भेजा इलाज वगैरह के लिए। वहाँ से वो अजमेर भी गए। तो अजमेर में जब इलाज के लिए गए थे दयानंद सरस्वती, तो वहीं पे जो आज ऋषि उद्यान कहा जाता है, वहाँ के पास में इनकी मौत हो गई थी। और अनासागर लेक भी है उसी के पास में। तो और उसके बाद में अगर आज की बात की जाए, तो आज भी यही जो अनासागर लेक है, इसी के पास में यही उद्यान है जहाँ पे इनकी मौत हुई थी। वहाँ पे आर्य समाज का मेला भी लगाया जाता है, जो कि हर साल 3 दिन के लिए लगता है। तो दैट्स ऑल, बस यही था जो हमें दयानंद सरस्वती के बारे में जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है पाकिस्तान के नेशनल बैंक के बारे में, कि उस पर तकरीबन $55 मिलियन का एक फाइन लग गया है, जो उसकी ब्रांच है यूएस में, न्यूयॉर्क में, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और लॉस का वायलेशन कर रही थी। और स्टिल दूसरी चीज़ एक और है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो अभी रशिया से मिलने चले गए थे, तो रशिया पे बैन लगी रहे, साथ साथ में इन पर भी लग गया। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है केलांजी जैक्सन के बारे में। केलांजी जैक्सन हम लोग जानते हैं पहली ब्राउन महिला बन गई हैं जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट की हेड जज बनेंगी, तो ये अच्छी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी इसके बारे में, इंडिया और जापान के बारे में, कि इंडिया और जापान जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज करने वाले हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज है, वो कर्नाटक में की जाएगी अभी कुछ दिनों में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है सेंट्रल लॉ सेक्रेटरीट के बारे में। तो ये सेंट्रल लॉ सेक्रेटरीट के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था अनूप कुमार। उनको अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जज नियुक्त कर दिया गया है। अब लोग पूछेंगे एक सेक्रेटरी को दिल्ली हाई कोर्ट के जज कैसे बना दिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि कोलेजियम तय कर सकता है कि हाँ, अगर एक व्यक्ति है जिसको अच्छे से ज्ञान है लॉ वगैरह के बारे में, तो उसको हाई कोर्ट का जज भी बनाया जा सकता है। तो उसी के तहत इसको इन्हें बनाया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है रिद्धिमान साहा के बारे में, कि रिद्धिमान साहा को एक जर्नलिस्ट ने धमकी वमकी दी थी, तो उसको उन्होंने ट्वीट डाल दिया था, उसके ट्वीट को स्क्रीनशॉट्स वगैरह को लेके उसने जो मैसेज भेजे थे। तो इसको लेके बीसीसीआई ने राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय बैठक का गठन कर दिया है। क्योंकि ऐसी अभी हाल में बहुत न्यूज़ आ रही हैं कि ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं कि तुम्हें डिफेम कर देंगे, तुम्हारे नाम पे गलत से चला देंगे, ऐसे कह के बहुत से क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बहुत से क्रिकेटर्स को धमकियां दी जा रही हैं। तो इसको लेके एक पैनल बन गया है। तो बस हमें जानना जरूरी है कि बीसीसीआई की जो अध्यक्षता कौन कर रहा है उस पैनल की, तो राजीव शुक्ला। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली 3D पेंटिंग है, उस पर ही बेस होती है। तो एडिटिव जो पेंटिंग है, इसको इंडिया में कैसे बढ़ाया जाए,
क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं अभी बहुत बहुत ज़्यादा जॉब रिस्क है इसमें, स्टैंडर्डाइज नहीं हुई है, तो कैसे किया जाएगा इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए एक पॉलिसी लेके आने वाली है, जिससे आने वाले 3 साल में इसको इकोनॉमी में $1 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा 3D प्रिंटिंग को, और साथ ही साथ में 5% जो दुनिया का 3D प्रिंटिंग का मैन्युफैक्चर होगा वो भी इंडिया में किया जाएगा। अब देखते हैं कैसे होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कार्बन कैप्चर की एक नई टेक्निक के बारे में, CCVS कहा जा रहा है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कार्बन जो निकलता है उसको कैप्चर किया जाएगा, उसको यूटिलाइज किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा, जिससे उस कार्बन का हम लोग अलग अलग जगह पे यूज किया जा सके। तो ये एक नई तकनीक है जो कि अभी रेड माउंट यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा खोजी गई है। अब देखते हैं इस पर आगे रिसर्च और चलेगी। तो बस हमें पता होना चाहिए कि CCUS टेक्नोलॉजी है क्या। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है लचित बोरफुकन के बारे में। अब लचित बोरफुकन कौन थे? ये 17th सेंचुरी के एक अहम लीडर थे। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो इनका 24 नवंबर 1632 को इनका मतलब पैदा हुए थे, और जो बैटल ऑफ सरायगढ़ हम लोग बात करते हैं जो कि 1671 में हुई थी मुगल और अहोम के बीच में, जिसमें मुगलों को अहोम ने हरा दिया था असम में। तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। और बाद में फिर वो बात अलग है कि हाँ कि जो अहोम थे उनको इनकी फिर बाद में कैप्चर भी कर लिया जाता है। फिर 1671 में इनकी मौत भी हो जाती है, 25 अप्रैल 1671 में। लेकिन बहुत बहुत जिस हिसाब से वो लड़े थे, जिस हिसाब से अपनी फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ाई की, उसलिए ये बहुत विख्यात है। और साथ ही साथ हम लोग अगर बात करें अहोम किंगडम की, तो 600 साल तक अहोम किंगडम का राज रहा था। जो सुकाफा थे उन्होंने अहोम किंगडम की स्थापना की थी, हम लोग जानते हैं, असम में। और जो ट्रीटी ऑफ यांडाबू है जो 1826 में की गई थी, उसके अंतर्गत अहोम किंगडम को मिला दिया गया था ब्रिटिश राज्य में। और अहोम किंगडम जब था तो वहाँ पे जमींदारी प्रथा बहुत चलती थी, जमींदार को जमीन दे देते थे, वो किसानों को करवाते थे, उनसे लगान वसूलते थे, और वो अहम के जो राजा होते थे उनको पैसे देते थे। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो अभी आई है राजाजा लेक के बारे में। अब राजाजा लेक क्या है? राजाजा लेक एक ईरान में लेक है जो टूरिज्म वगैरह के लिए बहुत फेमस थी 2010 तक बेसिकली कहा जाए। फिर अभी उसका डिजर्टिफिकेशन होने लगा है, और इसकी वजह क्या है कि निगलेक्शन, सही सी बात है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और दूसरा पॉल्यूशन जिस हिसाब से वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान लेक कहाँ पे है जो हाल ही में डिजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है, तो ईरान में है। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग संडे के द हिंदू की बात करते हैं तो वो तो एक आई है UNSC को लेके जो वोटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है LIC के बारे में कि LIC में जो फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ कर दिया गया है। और जो UP इलेक्शंस हैं उनके बारे में न्यूज़ है, और एक IPS ऑफिसर के बारे में न्यूज़ है कि उसकी फ़ोन टैपिंग हो गई है। तो और एक न्यूज़ है लिंचिंग के बारे में। तो बेसिकली अगर फ्रंट पेज पर बात करें तो ये UNSC में अभी क्या था, एक रिजोल्यूशन आया था जो कि US और अल्बेरिया लेके आए थे। अल्बेनिया और US के द्वारा एक UNSC में रिजोल्यूशन लिया गया था किसके ऊपर, कि यूक्रेन और रशिया के ऊपर वोटिंग करने के लिए। तो इसमें जितने भी मेंबर्स थे उनमें से 3 मेंबर, इंडिया, चाइना और UAE, इन तीनों ने अब्सटेन कर लिया, मतलब बैकफुट पे आ गए। इन लोगों का हमें वोटिंग ही नहीं करनी, तो इन लोगों ने वोट ही नहीं किया है। बाकी हम लोग जानते हैं रशिया ने तो वीटो यूज कर दिया। सीधी सी बात है, तो वो पूरा का पूरा रिजोल्यूशन ही गिर चुका है। और वही है कि यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। पीछे तो सब कह रहे हैं कि हाँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। और एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही अभी LIC के बारे में कि LIC को IPO आने वाला है। हम लोग जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा IPO होगा LIC का। इसमें FDI को अलाउ कर दिया गया है। 20% तक जो IPO की जो बैचेस हैं उनको FDI के द्वारा भी खरीदा जा सकता है लोगों के द्वारा। तो मतलब इंडिया के बाहर के लोग भी LIC के IPO में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और ऑटोमेटिक रेट से होगा ये। हम लोग जानते हैं एक तो कंसेंशुअल रेट होती है, एक ऑटोमेटिक रेट होती है। तो ऑटोमेटिक रूट के द्वारा FDI आएगा, ये सीधी सी बात है। और अगर LIC की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और अहमद कुमार है जो इसके अभी हेड। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो चंद्रशेखर आज़ाद की 27 फरवरी को हम लोग जानते हैं इनका निधन हुआ था। तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर ले रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1966 में इनका अलीराजपुर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। और 15 साल के थे जब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में लड़ने चले गए थे। 1906 में जन्म हुआ था, सॉरी। और उसके बाद में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में 15 साल के थे तब लड़ने चले गए थे। सोचो 15 साल के थे 1921 में, तब इनको जेल हो गई थी। और हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम लोगों के लिए देशभक्ति किस लेवल का जुनून होता था।
1922 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। बाद में हम देखते हैं राजेंद्र लहरी, सच्चिदानंद सिंह, नारायण बोस, प्रफुल्ल गांगुली, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब लोग इसमें जुड़े थे। फिर काकोरी ट्रेन कांड हुआ था लखनऊ में 1925 में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बिस्मिल हो गए, आज़ाद हो गए, अशफाकुल्ला खान हो गए और राजेंद्र लहरी हो गए, इन सब लोगों को फांसी हो गई थी और मतलब फांसी की घोषणा कर दी गई थी। बाद में 22 फरवरी 1931 को जो आज़ाद पार्क आज इलाहाबाद में है, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी दी गई थी। और बाद में जो इनकी जो इन्होंने एसोसिएशन बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको बाद में नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और ये एसोसिएशन अच्छे से काम भी नहीं कर पा रही थी, तो इसका नाम बदल दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। और फिर बाद में इसने भी काफ़ी काम किए हैं हमारी स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात की जाए तो काफ़ी काम ये लोग करते रहते हैं। इन्होंने काम नहीं बदले, केवल नाम बदल दिया था, ऐसे मान लो। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कोबरा वॉरियर के बारे में। कोबरा वॉरियर एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि अभी नेटो और उसके मेंबर्स और काफ़ी देशों के बीच में होने वाली थी, तो इंडिया भी जा रहा था, तो उस एक्सरसाइज को अभी अपहोल्ड कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया और जो यूक्रेन की प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये चीता के बारे में कि चीता हम लोग जानते हैं 1951-52 में इंडिया से एक्सटेंट हो गए थे, तो इंडिया में दोबारा लाने के लिए नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 70 चीते लाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और जो एशियाटिक लायंस भी थे वो भी मध्य प्रदेश में लाए गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ऐसी है कि यहाँ पे चीते और जो बाघ हैं, शेर हैं, ये लोग अच्छे से पल जाते हैं, दैट्स वाई। और मध्य प्रदेश में जंगल हमारे देश में सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं। और चीतों की बात करें तो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में भी है इस समय, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है फ्रांस के बारे में कि फ्रांस ने जो EU ने अभी सैंक्शंस लगाए हैं उसके चलते हुए रशिया की शिप्स वगैरह पकड़ लिए हैं, काफ़ी उनको सीज कर दिया है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे देशों ने जो अपने एयर स्पेस है उसको भी बंद कर दिया है रशियन एयरलाइंस वगैरह के बारे में के लिए, मतलब तो वही हर तरफ से सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया पे, और रशिया क्रम्बल कर जाएगा अगर ऐसे ही सैंक्शंस लगते रहे तो, क्योंकि उनके रिप्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी वर्ल्ड NGO डे के बारे में। तो हम लोग जानते हैं 27 फरवरी को हर साल वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है, 2012 से ये डे मनाया जा रहा है। और कुछ ही लोग हैं, कहा जाता है ना, कुछ भले लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया अभी तक टिकी हुई है, उनमें से एक NGO कुछ NGO हैं, तो दैट्स ऑल। और अगर आज के द हिंदू की बात करें तो एक तो आई है कि भारत में सभी को मतलब साथ में इंगेज करना है, इन सब चीज़ों को लेके न्यूज़ आ रही है कि मतलब वोटिंग को लेके, क्योंकि अभी यूपी में वोटिंग हुई है तो 55% वोटिंग रही है फोर्थ फेज में। वोटिंग इतनी गिरती जा रही है और प्रॉब्लम कैसे आ रही है, किसी को वोटर कार्ड ही नहीं है, किसी को वोटर कार्ड नाम गलत लिखा है, किसी को 2-2 वोटर कार्ड बन के पड़े हैं। तो बहुत सारी सीधी सी बात है, ये इस बार की जितनी भी वोटिंग परसेंट कम रही है ना, 55%, 60% ये कम दिख रही है हम लोगों को यूपी वगैरह में, इसका मेन कारण रहा है हमारा इलेक्शन कमीशन। उसने लिस्ट ही ढंग से नहीं बनाई थी लोगों की, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम और आ रही है। एक न्यूज़ आई है फ्रंट पेज पे कि गुलाम नबी आज़ाद के जो नेफ्यू है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और गुलाम नबी आज़ाद हम लोग जानते हैं पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष, और फिर बाद में अभी राज्यसभा अध्यक्ष थे, तो वहाँ से रिटायर हुए थे। और इस समय उनकी जो नेफ्यू उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और एक फिर तो ये वायलेशन वगैरह को लेके आई है न्यूज़, और बाकी तो सारी के सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो फ्रंट पेज पर कुछ नहीं है। एक पेज नंबर 8 पर DRDO को लेकर न्यूज़ आई है कि DRDO जो भारत का है और सेफ्रन जो की फ्रांस की कंपनी है, ये दोनों मिलके 125 K9 इंजन बनाएंगे जो कि 5th जनरेशन इंजन है एयरक्राफ्ट के लिए। तो दैट्स ऑल। और DRDO की बात करें तो हम लोग जानते हैं 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और सतीश रेड्डी है जो इस समय इसके हेड है। और DRDO किसके अंतर्गत काम करता है हम लोग जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, जिसके हेड है इस समय राजनाथ सिंह। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है स्विफ्ट बैन पे। तो स्विफ्ट बैन के बारे में मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो अभी हाल में कल या परसों में न्यूज़ निकल के आई है, कि स्विफ्ट बैन को रशिया पे इम्पोज कर दिया गया। पहले तो हम लोग स्विफ्ट की फुल फॉर्म जान ले, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली। अब ये करती क्या है, तो स्विफ्ट बैन जब भी किसी देश पे लग जाता है तो ना तो वो देश, जैसे इस समय रशिया पे लग गया है, तो रशिया की जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, इवन दो बाहर से ना तो पैसे ले सकता है ना ही अपने पास से किसी को पैसे भेज सकता है। आज अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़े बैन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो स्विफ्ट बैन ही है, जो कुछ ही सालों में किसी भी देश को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस, तो उनमें से स्विफ्ट बैन को गिना जाता है।
स्विफ्ट एक तरीके की हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है, जिसके द्वारा जैसे मान लो एक बैंक है जो कि रशिया में है और एक बैंक है जो कि भारत में है, तो भारत जब कोई भी पैसा भेजता है रशिया के बैंक में, तो ये मैसेजिंग सर्विस बताती है कि हाँ ये पैसा भेजा गया है, तो वो मैसेजिंग सर्विस के द्वारा उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं और फिजिकली पैसे बाद में चले जाते हैं, कोई सीन नहीं है। तो काइंड ऑफ स्विफ्ट बैंकिंग ही है जो आज दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, मेजर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, उन सबको करवाता है। आज अगर स्विफ्ट का हेडक्वार्टर बात की जाए तो बेल्जियम में है, लेकिन बेल्जियम में हेडक्वार्टर होने का मतलब ये नहीं है कि स्विफ्ट का जो मेन अध्यक्ष हो गया या स्विफ्ट को चलाने का जो हेड हो गया वो बेल्जियम हो गया, नहीं। आज जो G10 कंट्रीज है वही स्विफ्ट को पूरा रेगुलेट करती हैं कि दुनिया में कैसे रेगुलेट होना है। और अगर हम लोग बात करते हैं बैन, तो स्विफ्ट बैन किसी भी डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्रम्बल करने के लिए बहुत मैसिव इम्पैक्ट पहुंचा सकती है। आज हम लोग बात करें तो मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस इसीलिए कहा जाता है इसको। और इवन दो एक अमीर से अमीर आदमी और एक नॉर्मल वर्कर्स, हर किसी पे असर पड़ता है जब ये बैन लगता है। पहले हम लोग देखते हैं 2012-14 में ईरान पे स्विफ्ट बैन लगाया जा चुका है। इवन तो 2014 में इजराइल पे भी लगाने की कोशिश हुई थी, जो कि नहीं हो पाया था बाद में। और अब हम लोग बात करें कि जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि स्विफ्ट बैन G10 के अंतर्गत है, तो फिर अमेरिका इसको कैसे लगा देता है क्या ना। स्विफ्ट बैन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें मेन रोल निभाता है डॉलर, और यूएसए जो है वो डॉलर का हेड बन के बैठा हुआ है। तो यूएसए सीधी सी बात है धमकी सी दे देता है। जैसे ईरान पे जब बैन लगाना था 2014 में, स्विफ्ट जब बैन नहीं लगा रहा था तो यूएसए ने कह दिया था कि हम डॉलर को स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट कर देंगे अगर नहीं लगाया गया स्विफ्ट बैन ईरान पे। तो फिर मजबूरी में लगाना पड़ा था ईरान पे। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इस समय यूएसए एक मैन हेड के रूप में है जो कि जब चाहे किसी भी देश में स्विफ्ट बैन लगा सकता है। और अगर हम लोग रशिया की बात करें, इससे रशिया पे क्या असर पड़ेगा इस समय जो लगाया गया है, तो रशिया पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। काफ़ी हद तक जो रशिया के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते थे उन सबको रोक दिया गया है, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं करवा रही। इवन तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इवन तो बहुत सारे लोग होते हैं इकोनॉमी में जिन पे पैसे नहीं जा पाएंगे, ना वो कहीं पे बेच पाएंगे, उनके लोगों तक भी नहीं बेच पाएंगे जो बाहर रह रहे हैं देश के। और रशिया की बात करें तो ओवरऑल रशिया यूक्रेन पे इन्वेजन करने से पहले इसकी तैयारी कर रहा था। रशिया और चाइना मिलकर हम लोग जानते हैं डी डॉलराइजेशन पे भी काम कर रहे हैं कि हमें डॉलर की जरूरत ना पड़े, हम अपने रुपए में भी कर सकें। साथ ही साथ रशिया ने जो अपने गोल्ड स्टॉक्स हैं उनको काफ़ी बढ़ा लिया है, तो रशिया पहले से इन सब चीज़ों के लिए तैयार था। अब हम लोग बात करें कि जो रशिया पे स्विफ्ट बैन लगा है उसका भारत पे कैसा इम्पैक्ट होगा। तो देखो, हम लोग जानते हैं भारत रशिया के साथ में काफ़ी ज़्यादा हम लोग करते हैं ट्रेड, और रशिया के ट्रेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी देख लें, फर्टिलाइजर सप्लाई की बात कर लें तो रशिया से जो फर्टिलाइजर्स आते हैं उन पे हमारे देश में कृषि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उस पर असर हो सकता है हमारे, क्योंकि हम लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। पैसा वो तुम पेमेंट कैसे करोगे, सीधी सी बात तो ये है। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं कोल सप्लाई की, तो कोल सप्लाई की प्रॉब्लम भी आ सकती है इन सब के चलते हुए। तो और इन सबको टैकल करने के लिए, और साथ साथ में टी या कॉफ़ी की हम लोग बात करते हैं, जो टी और कॉफ़ी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं रशिया में, उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके लिए इंडिया पे केवल एक ही तरीका है कि इंडिया किसी तरीके से डॉलर को हटाते हुए केवल और केवल रुपए में ट्रेड करे। लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम एक और आ सकती है कि जब हम लोग स्विफ्ट बैन को बाईपास करने की कोशिश करेंगे और डॉलर की जगह अगर रुपए से हम लोग ट्रेड करने लगे ना रशिया से, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी यूएसए, क्योंकि यूएसए के रिलेशन भारत के साथ में बिगड़ भी सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है ना, दिखेगा कि स्विफ्ट बैन के द्वारा रशिया को क्रम्बल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इवन दो फिर भी इंडिया रशिया के साथ में ट्रेड करने में लगा हुआ है, तो इसके बहुत ज़्यादा रिप्रिकॉशंस भी हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल, हम लोग बात तो कर ही ली कि स्विफ्ट बैन क्या होता है और स्विफ्ट बैन के रशिया पे क्या अभी असर पड़ने वाले हैं हाल में, और स्विफ्ट बैन का असर इस समय इंडिया पे क्या पड़ने वाला है। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करते हैं 26, 27 और 28 फरवरी की, तो यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।